Hi everyone, I'm Shwetang and this is Unacademy's YouTube platform Unacademy UPSC. ठीक है, चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं. This is the daily international news analysis for today. Now the most important thing is कि आज क्या पढ़ना है. Today again we are talking something about China. लेकिन इस बार instead of talking about South China Sea, we have to see कि Chinese influence जो म्यांमार में बढ़ रहा है और म्यांमार से किस तरह की कनेक्टिविटी चाइना की बढ़ रही है. अलॉन्ग विद दैट जो पूरी की पूरी चाइना और म्यांमार की रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, इंडियन ओशन पे डेवलपमेंट की बात करेंगे. उसके साथ साथ विल आल्सो लुक इनटू द इंडियाज मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ पावरफुल यूएनएससी एंड्स विद द सब्सटैंटिव आउटकम, यानी कि अगस्त के महीने में, ठीक है, इंडिया जो था वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट था. आप सबको ये पता होगा, मंथली पोजीशन चेंज हो रही होती है और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए. अगस्त बहुत इंटरेस्टिंग वीक था 2021 का, क्योंकि अफगानिस्तान में पावर एक तरीके से तालिबान के हाथ में गई. उस समय इंडिया यूएनएससी का चीफ था और इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा यूएनएससी के जो भी डिस्कशंस हुए, यूएनएससी में जो भी चीजें कॉल की गई अबाउट अफगानिस्तान, वो सारी चीजें हम देखेंगे. ठीक है, पेंटागन के चीफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ठीक है, उन्होंने बात की है कतर के आमिर से. क्यों बात की है कि भाई कतर में अब अफगानिस्तान के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी थी उसको कतर में शिफ्ट किया जाएगा और सारी चीजें जो है, कतर की क्या इंपॉर्टेंस है, कतर क्या रोल प्ले कर रहा है इन द अफगान इशू, वो विल डिस्कस अलॉन्ग विद दैट. उसके बाद फाइनली जमीन पे अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, दैट विल डिस्कस टुडे. सो ऑल दीज थिंग्स आर नीड टू बी डन. लेट्स प्रोसीड विद द क्लास. दिस इज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. अगर आप क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मेक श्योर यू गो थ्रू इट. नीचे एक लिंक है unacademy.com/shwetang-pandey9309. इस लिंक को फॉलो करें जाकर और सारी की सारी क्लासेस के बारे में आपको अपडेट आती रहेगी. ठीक है, चलिए. यूपीएससी सीएससी 3-in-1 ऑफर चल रहा है अभी भी. देखिए, अगर आप थोड़े से परेशान हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की और 2021 का एग्जाम पास आ रहा है, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली 2 महीने वाला सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लीजिए, जिससे कि आप पहले तो प्रीलिम्स क्लियर कर लें, उसके बाद कोई और बात होगी. कोड यूज कर लीजिएगा SPYT, आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो प्राइस विल बी रिड्यूस टू 13,500. आइकॉनिक प्लस दोनों में से जो सब्सक्रिप्शन बेटर लगे वो आप ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने से पहले पहला काम तो कर लीजिएगा, अगर ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. ऐप के थ्रू आपको फ्री क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट में एक्सेस मिल जाएगा, इन सारी चीजों के थ्रू. देन यू प्रोसीड फर्दर. अगर फ्री क्लासेस आपको पसंद आती हैं, उससे आपको लगता है हेल्प हो रही है, देन एक स्टेप आगे जाएंगे और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे. ठीक है, चलो यूपीएससी कॉम्बैट की बात कर लेते हैं. संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट होगा एंड यू शुड पार्टिसिपेट इन इट. एक पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर. ठीक है, सितंबर 1 से बैचेस शुरू हो गई हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. और चलिए अब आके क्लासेस की बात करते हैं. आज का टॉपिक हम देखते हैं कि क्या हो रहा है ना. चाइना में चेंगडू जगह है, ठीक है, इट्स अ कमर्शियल हब इन चाइना, इन वेस्टर्न चाइना. एंड चाइना ने फाइनली क्या किया है, उन्होंने म्यांमार को चेंगडू से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, म्यांमार को चेंगडू से कनेक्ट किया उन्होंने रेलवे लाइन के थ्रू, और ये जो रेलवे लाइन है चाइना म्यांमार न्यू पैसेज कहा जा रहा है इसको, उसके थ्रू. और 27 अगस्त को ही पहला कंसाइनमेंट जो है वो चेंगडू से म्यांमार पहुंच गया, यानी बे ऑफ बंगाल में अब डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा किसका, चाइना का. नाउ दिस इज ऑल्दो अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला मैप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं इवन इनसाइड म्यांमार, वो है क्याकफॉय. ओके, वो रकाइन स्टेट में है. रकाइन थोड़ा सा मिलिटेंट अभी भी वहां पे एक्टिव है, ठीक है, थोड़े इश्यूज वहां चल रहे हैं, इसलिए वहां पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है जिस तरह की चाइना चाहती थी. ठीक है, बाकी मैप आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और मैप में आपको दिख रहा है कि इंडिया में पीओके के ऊपर से क्रॉस करते हुए उन्होंने एक लाइन बनाई हुई है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान में एक्सेस रखते हैं. बाकी रेड कलर की जो लाइंस दिख रही हैं पूरे के पूरे एशिया में वो टेरिटोरियल लाइंस हैं. देखिए, जो टेरेस्ट्रियल एरियाज हैं, लैंड एरिया, उस पे जो रोड्स हैं, और ब्लू कलर वाली लाइन वो है जहां पर ओशियानिक रूट्स हैं जो चाइना ने डेवलप किए हैं. सारे के सारे पोर्ट्स उनके हैं, एंड दैट्स व्हाई काइंड ऑफ यू कैन से कि they kind of in a position कि in the coming days they will be controlling the trade routes in around India all the way. चलिए, अब इस वजह से प्रॉब्लम इंडिया के लिए थोड़ी सी थ्रेटनिंग हो रही है, और बे ऑफ बंगाल में ऑल्दो अगेन एंड अगेन चाइनीज गवर्नमेंट कह रही थी कि दे आर ऑन द वे टू हैव एन एक्सेस इन बे ऑफ बंगाल, ऑन अ वे, लेकिन वो ऑन अ वे कंप्लीट नहीं हो रहा था.
This time that on a way has been actually done and they are actually on Bay of Bengal on the port. ठीक है, सो म्यांमार ने ये किया और इसके पीछे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये है कि म्यांमार में भी एक मिलिट्री रिजीम है और ये मिलिट्री रिजीम जो है वो ऑब्वियसली चाइना के साथ बेटर टर्म्स पे है, इंडिया के साथ नहीं है. ओके, इंडिया इवन हैव स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट म्यांमार, दैट्स अ रियलिटी. ठीक है, जब से वहां पे कू हुआ है फरवरी 2021 में, उसके बाद से इंडिया इज नॉट इवन अबाउट टॉकिंग अबाउट म्यांमार एनीमोर एंड दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन द लॉन्ग रन. ठीक है, म्यांमार फिर उसी स्टेट में पहुंच जाएगा जहां वो 2011 से पहले था, जहां इन अ वे इट वाज होलिस्टिक डिपेंडेंट ऑन चाइना और इंडिया के का कोई कनेक्शन नहीं था. इट बिकेम काइंड ऑफ अ हब फॉर मिलिटेंट एक्टिविटीज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट. So something like that might happen again अगर इंडिया ने स्टेप्स नहीं लिए in the coming time. तो that is the situation on the ground. और because of its logistical development चाइना का इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ेगा. ठीक है, अगर बे ऑफ बंगाल में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वेरी सून दे विल बी हैविंग मोर, दे विल बी बिल्डिंग मोर प्रेशर ऑन द आसियान स्टेट्स. ओके, थाईलैंड जैसी कंट्री जो कि अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में उतनी नहीं आई थी. ठीक है, और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्शन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाएगी. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ after that we have to talk about India's month-long presidency of powerful United Nations Security Council and with a substantive outcome. Now everyone knows कि United Nations Security Council में 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और बाकी के 10 मेंबर जो होते हैं वो 2-2 ईयर्स के रोटेशन पे आते हैं. India is a rotation type member right now is in office. ठीक है, United Nations Security Council के हम मेंबर हैं रोटेशन वाले मेथड के थ्रू, नॉट द परमानेंट सीट, वी हैवंट गॉट इट येट. इसके बाद इंडिया ने क्या किया, अगस्त के महीने में इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट था. ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है, वो चेंज हो रही होती है. ठीक है, सो इंडिया जो है वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट था इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त का वो महीना था जब अफगानिस्तान का इंसिडेंट हुआ. 15 अगस्त यानी इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन अफगानिस्तान से अमेरिकन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, वो गिर गई. उनके प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कंट्री छोड़ दी और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व होना पड़ा. नाउ इट्स अ बट नेचुरल थिंग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट ही यही है कि दुनिया में अगर कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसके कारण से पूरे के पूरे वर्ल्ड में या किसी वर्ल्ड के हिस्से में अनस्टेबिलिटी फैल सकती है, तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. Now understand this thing, as the president of United Nations Security Council वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मीटिंग्स कॉल की जाए, क्या स्टैंड लेना है उसको डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बाकी कंट्रीज को दिया जाए, एंड दैट इज सम स्टैंड इंडिया हैज डन एक्सीलेंट. देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अब इंडिया आर्मी तो नहीं भेज सकती है, ठीक है, ना अपनी ना यूएनएससी के थ्रू आईपी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, क्योंकि उसमें वीटो आ जाएंगी कंट्रीज की जो परमानेंट मेंबर है. लेकिन अपने लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कर सकती थी, फॉर एग्जांपल इशूइंग पहले 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मैसेज इशू किया कंडेमिंग तालिबान की आप मेक श्योर करें कि आप इस तरह से किसी कंट्री पे कब्जा नहीं कर सकते हो, स्टेबिलिटी मेंटेन करें और बाकी चीजें, वो इंडिया ने कराई. इसके इमीडिएटली बाद इंडिया ने मीटिंग्स कॉल की. ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला जो थे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अफगानिस्तान पे जो हुई उसको हेड करने पहुंचे इंडिया की तरफ से. इंडिया की प्रेसिडेंसी में काउंसिल हेल्ड 3 सेशंस ऑन अफगानिस्तान एंड इशू 3 प्रेस स्टेटमेंट ऑन अगस्त 3 जब लग रहा था कि कोई इंसिडेंट होगा, अगस्त 16 जिस दिन इंडिया ने कंडेम किया पूरे इशू को, और अगस्त 27 को जब फाइनली डिसाइड हो गया कि विद इन 3 to 4 days अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ देंगे. ठीक है, इंडिया हैज आल्सो कंडेम्ड द अटैक व्हिच वाज डन ऑन काबुल एयरपोर्ट, दैट हैपेंड ऑन 26 एंड दैट्स व्हाई 27 को ये नया स्टेटमेंट आया. प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, कल की क्लास में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काफी बात की थी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इंडिया का उस बारे में था. इंडिया ने अगेन साउथ चाइना सी का इशू रेज किया और चाइना इन अ वे, ऑफिशियल टर्म्स में तो नहीं लेकिन इन अ वे चाइना के अगेंस्ट ही स्टैंड लिया जब इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड के हर पार्ट में, ओशियानिक पार्ट में फ्री एक्सेस, नेविगेशनल एक्सेस होना चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स में. फोकस पूरा का पूरा साउथ चाइना सी पे ही था. Presidential statement deals with the important issues relating to maritime security. United Nations Convention of Law of the Sea पे इंडिया ने बात की. ठीक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, टेररिज्म, और साथ ही साथ इंडिया ने इस पर भी ध्यान दिया कि देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी करनी होगी तो ओशियानिक रूट और सी के रूट्स का यूज करके वापस से वैसे ही कुछ हो सकता है जैसा कि 2008 में मुंबई में हुआ था. ठीक है, इंडिया ने उसको मेंशन किया.
आर्म्स ट्रैफिक के इशू को मेंशन किया, ड्रग्स और ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसके इशू को मेंशन किया। ये सारे के सारे इशू हैं अलोंग विद पायरेसी, जो इंडिया ने इस पूरे 1 महीने में रेस किया और कोशिश की कि इस पे कंसेंसस बिल्डअप किया जा सके। नाउ कंसेंसस तो ऐसा भी बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया ने प्लेटफॉर्म पे इन बातों को रख दिया है एंड वी एक्सपेक्ट दैट इन द कमिंग डेज जो भी प्रेसिडेंट अगली कंट्रीज के आएंगे वो इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। सो इनिशियल सेटअप इंडिया ने बेस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अगली न्यूज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेंटागन चीफ डिस्कसेस अफगानिस्तान सिचुएशन विद कतरी अमीर आफ्टर यूएस विड्रॉल, ठीक है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उन्होंने कतर के रॉयल फैमिली से बात की और उन्होंने आमिर से बात की। और बात क्यों की? क्योंकि आई होप आप सबको पता है कि 2012 के बाद से कतर में तालिबान अपना ऑफिस मेंटेन करता है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑफिस, जो तालिबान की एक तरह से एम्बेसी है, उनका ऑफिस है। इसी के थ्रू सारी की सारी कन्वर्सेशन हुई। अफगानिस्तान की तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो दोहा में हुआ, जो कतर की कैपिटल है, ठीक है। इसी ऑफिस से सारी चीजें रेगुलेट की गई। कतर ने कहीं ना कहीं एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड की तालिबान के ऑफिशियल्स को, ताकि, और उसके थ्रू कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया अफगानिस्तान के अंदर। ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन द मिडिल ईस्ट कतर इज समहाउ इज कनेक्टेड विद यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन कतर ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे प्ले किए। याद रखिए, कतर एक बहुत छोटी सी कंट्री है और इसके बाद भी उन्होंने अपनी फॉरेन अफेयर्स में अपने स्टैंड को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, ठीक है। इंडिया का जितना प्रेजेंस नहीं है, बीइंग इतनी बड़ी कंट्री, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इन कंट्रीज का जितना प्रेजेंस नहीं है अफगानिस्तान इशू में, उससे ज्यादा पावर आज की डेट में कतर जो है वो रीव कर रहा है। सो मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं कि क्या डिस्कशन हुआ। Secretary of State Defense, Secretary of Defense Lloyd Austin spoke with Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar to strength of the United States-Qatar bilateral relationship and also to discuss the situation in Afghanistan. आइडिया ये है कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे सिचुएशन खराब हो रही है, अफगानिस्तान में काबुल में जो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी थी उसको अब दोहा में शिफ्ट कर दिया जाएगा फॉर द मीन टाइम, और कोशिश की जाएगी कि तालिबान के थ्रू अमेरिका की जितनी भी कन्वर्सेशन होगी वो कतर के थ्रू होगी। यानी 2012 से 2021 तक जो हालत तालिबान की थी कि उनको अमेरिका और अफगान गवर्नमेंट से बात करने के लिए कतर का सहारा लेना पड़ता था, अब अमेरिकन गवर्नमेंट कतर के सहारे तालिबान से बात करेगी जो अफगानिस्तान में बैठेंगे। सो इट इज ऑल चेंजिंग अपसाइड डाउन, ठीक है। सेक्रेटरी ऑस्टिन हैव कन्वेड एप्रिसिएशन फॉर कतर इन मेकिंग श्योर कि यूएस ऑपरेशंस जो है अफगानिस्तान में सक्सेसफुल हुए। देखिए, मोस्ट ऑफ द जितनी भी एयरलिफ्ट्स हुई हैं अभी पिछले 15-16 दिनों में, ठीक है, अफगानिस्तान से जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन एयरफोर्स ने की हैं, वो सारी की सारी कतर के एयरबेस पे हुई है। ऐसा नहीं है कि प्लेन उड़ते हैं अफगानिस्तान से और सीधे यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू कतर ओनली, ठीक है। जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको पहले कतर में लाकर ही रोका गया है। सो कतर की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प की और इसके लिए यूएस गवर्नमेंट जो है उनको अप्रिशिएट कर रही है। अच्छा जी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी विल बी यूजिंग दिस पोस्ट इन दोहा, दैट इज जो मैंने आपको बताया कि एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि दोहा में अमेरिकन एम्बेसी जो है वही अफगानिस्तान में की अमेरिकन एम्बेसी का भी काम करेगी इन द कमिंग डेज, ठीक है। सो 20 साल तक जिस कंट्री को, जिस अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू अफगानिस्तान को रन किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो एम्बेसी अब दोहा में शिफ्ट की जा रही है, ठीक है। एक दो चीजें हम कतर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप सऊदी अरेबिया के बगल में यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है कतर, उसके बगल में और छोटी कंट्री है बहरीन। ये जो छोटी वाली कंट्री है कतर, इसने सब कुछ किया है। 2.7 मिलियन की पॉपुलेशन है, 27 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के हिसाब से देखेंगे तो 2-3 कॉलोनीज हैं, वो हो जाएंगी कतर की पॉपुलेशन। लेकिन अगर बात करें तो देखिए, कतर इज हाईली रिच ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑयल मनी। कतर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इस छोटी सी कंट्री ने बहुत ज्यादा पावर व्हील्ड कर ली। अल थानी डायनेस्टी 1825 में डेवलप हुई, ठीक है। अल थानी डायनेस्टी तब से रूल कर रही है, ठीक है। इनिशियली अल थानी डायनेस्टी को जब लगा कि ऑटोमन्स के पावर इंक्रीज कर रहा है तो उन्होंने कतर को अपने अंदर मेंटेन किया, बट दे काइंड ऑफ एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी और ओवरलॉर्डशिप, व्हाटएवर टर्म ऑफ यू प्रेफर, ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जब ऑटोमन एम्पायर की पावर कम हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है वो कतर को रूल करना शुरू कर देगा। 1971 तक वो रूल करेंगे और 1971 में फाइनली कतर को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, ठीक है। 1971 से 1995 तक कतर के जो शेख हैं, शेख खलीफा, उनको डिपोज करेंगे, वो रूल करेंगे। और उसके बाद 95 में उनके जो सन है हमाद, वो उनको डिपोज करके खुद बन जाएंगे नए किंग।
नए किंग के बनने के बाद देखती है अब कतर में बहुत सारे चेंजेस हुए। कतर ने इमीडिएटली एक्शन लिया और अल जजीरा नाम का एक सैटेलाइट टीवी चैनल खोल दिया। आज भी कई लोग कहते हैं कि कतर की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर है वो अल जजीरा ही है, क्योंकि रॉयल फैमिली की जो इन्वेस्टमेंट हुई अल जजीरा में, उसके कारण अल जजीरा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट न्यूज एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और आप ये कह सकते हैं कि जब तक अल थानी फैमिली की बात ना हो, इवन नॉट अबाउट कतर, जब तक अल थानी फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो तब तक अल जजीरा एक्चुअली अनबायस्ड रहता है। सो एक्सेप्ट अल थानी फैमिली के इश्यूज को छोड़ के अल जजीरा हमेशा अनबायस्ड रहता है और इसलिए उनको रेगुलरली वर्ल्ड ओवर देखा जाता है। कतर और यूनाइटेड स्टेट्स ने 2005 में एक अलायंस किया जिससे $14 बिलियन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। एलएनजी गैस प्लांट कतर में लगा दिया गया और इससे इनिशियल बहुत सारा पैसा कतर को मिल गया। छोटी सी कंट्री है, 27 लाख लोग हैं, 14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद से और भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। बीच में ऐसा भी टाइम देखा गया जब कतर के ऊपर 2017-18 में हम देखते हैं कि 17 में सऊदी अरेबिया बाकी कंट्रीज के, बाकी ओपेक और जीसीसी कंट्री के साथ मिलकर कतर के ऊपर बैन करते हैं, उनको सैंक्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस टाइम पे कतर कहीं ना कहीं ईरान और टर्की के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है और अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखता है। और आज की सिचुएशन ये है कि अब सऊदी अरेबिया वापस से कतर को जीसीसी के फोल्ड में ले चुका है। कतर इज द ओनली कंट्री जिसके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशन है और ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है। जस्ट इमेजिन अबाउट अफगानिस्तान का सिचुएशन वो हैंडल कर रहे हैं, इससे यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम है कि उनको कतर के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम उनके रिलेशंस टर्की और ईरान के साथ भी हैं जो कि अदर ग्रुप में है और जीसीसी में भी वापस आ गए हैं। तो भाई ये तो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ बन गए, ठीक है। तो इस समय कतर से ज्यादा छोटी और इंटरेस्टिंग कंट्री कहीं आपको मिलेगी नहीं, एंड दैट इज समथिंग व्हाई आई एम मेंशनिंग सो मच इन डिटेल अबाउट कतर। और इसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को, जो कतर के अमीर हैं, उनके किंग हैं, और इन अ वे ही इज हैंडलिंग ऑल दिस सिचुएशन सो वेल। फाइन। अब अफगानिस्तान और इंडिया और बाकी कंट्रीज के बारे में समझ लीजिए। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि वेरी सून दे विल ट्राई कि काबुल में वापस एम्बेसी वो खोल लेंगे। कि उनका कहना यह है कि जी वी एक्सेप्टेड कि काबुल में तालिबान की गवर्नमेंट है एंड वी आर नॉट समवन टू डिसाइड कि भाई तालिबान का वे ऑफ लाइफ क्या होने वाला है, वो उनकी कंट्री का इशू है, वो रिजॉल्व कर लेंगे। और जर्मनी अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रही तो आने वाले दिन में वो काबुल में एम्बेसी भी खोल देंगे। सो इट इज ऑन द वर्ज। आप देख लीजिएगा कि यूरोप में वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज जो कि तालिबान को ऑफिशियल गवर्नमेंट मान लेंगे अफगानिस्तान के विल बी जर्मनी। अच्छा, इसी बीच एक और न्यूज आई 2 दिन पहले कि भाई इंडिया और तालिबान के बीच में ऑफिशियल डिस्कशंस हुए हैं। कतर में दोहा शहर में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू कतर, अगेन कतर की इंपॉर्टेंस देखिए, कतर में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो तालिबान के जो दोहा ऑफिस के हेड हैं, ठीक है, शेर मोहम्मद स्तनकजाई। ये वही शेर मोहम्मद स्तनकजाई हैं जो 1982 बैच के IMA से पास होके गए थे, देहरादून वाले हमारे आर्मी के कॉलेज से। अब यहां से क्या हुआ, हमारे मिलिट्री कॉलेज से पास हुए थे, बाद में इन्होंने तालिबान ज्वाइन कर ली। तो स्तनकजाई जो है उनकी मीटिंग हुई इंडिया के कतर के एम्बेसडर से, ठीक है, दीपक मित्तल से। दीपक मित्तल इससे पहले भी कई पोजीशन पे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रह चुके हैं। याद रखिएगा कुलभूषण खरबंदा कह रहा हूँ, वो तो एक्टर है। आप कुलभूषण जाधव का केस जानते हैं। कुलभूषण जाधव के केस में ICJ का जो इशू था, ठीक है, वहां भी दीपक मित्तल इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। सो दीपक मित्तल जो है वो शेर मोहम्मद स्तनकजाई से मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में डिस्कशन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स व्हाई आई वेटेड, मैंने इनिशियली इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं दी थी। जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे अफगान सिटीजन्स हैं जो कि सिख हैं या फिर हिंदू हैं जो कि इंडिया आना चाहते हैं। अफगान गवर्नमेंट अब उनको इंडिया नहीं आने दे रही, यानी तालिबान उनको अब इंडिया नहीं आने दे रही। गवर्नमेंट कहना तो ठीक नहीं होगा, तालिबान उनको इंडिया आने नहीं दे रही। उनका कहना यह है कि दीज पीपल आर अफगान सिटीजन्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि भाई उनको आने दीजिए अगर वो आना चाहते हैं, एंड दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो इस टॉपिक पे यहाँ डिस्कशन हुआ। कई लोगों ने यहाँ पे कहा कि भाई क्योंकि अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज हैं और ये रिलीजियस पिलग्रिमेज पे इंडिया आना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है अफगानिस्तान से दैट लेट देम कम, ठीक है। सो ये एक इशू है। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया कोशिश करेगी कि इन लोगों को इंडिया लाया जाए, इनकी सेफ्टी भी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो जिस पे डिस्कशन हुआ ये हुआ कि भाई
मित्तल रेज इंडियाज कंसर्न कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका ने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, दोहा एग्रीमेंट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि तालिबान विल मेक श्योर कि अफगानिस्तान की जमीन अब वापस से किसी ऐसे मिलिटेंट को, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं यूज की जाएगी जो अमेरिका पे अटैक करे। इसी तरह का एक कमिटमेंट इंडिया भी अफगानिस्तान से चाहता है, यानी तालिबान से चाहता है। यह रीजन ये है क्योंकि इंडिया भी ये जानता है कि देखिए कहीं ना कहीं चाहे कश्मीर की मिलिटेंसी हो या फिर बाद के भी जो अटैक्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान को यूज किया था। ठीक है, ये सारी चीजें 1989 के बाद से हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू मेक श्योर कि तालिबान इंडिया को एक अश्योरेंस दे दे कि वापस से अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया पे अटैक करना चाहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। Now officially obviously तालिबान ने अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन that is what India wants and that is what our ambassador in Qatar have told to Mr. Stanakzai। अब इस पे क्या एक्शन लेगा तालिबान, किस तरीके से इंडिया और तालिबान के रिलेशन डेवलप होंगे, ओनली टाइम विल टेल एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशंस। मेक श्योर कि आप अपने आप को कॉम्बैट के संडे के टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लें। जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे कोड यूज कर लेंगे SPYT। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। लेट्स कैच अप टुमारो मॉर्निंग एट 11:30। थैंक यू।